नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं धारा 144 के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो आज हम समझेंगे धारा 144 किन परिस्थितियों में लागू की जाती है, कौन लागू करता है, यदि धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है तो इसके तहत किस प्रकार से सजा हो सकती है और साथ ही साथ इससे संबंधित कौन कौन से मामले पूर्व में रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में यह इसलिए है क्योंकि किसान संगठन द्वारा 13 फरवरी 2024 को दिल्ली मार्च के आह्वान के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये क्यों चल रहा है किसान आंदोलन, यदि इसकी बात करें तो किसानों की कुछ मांगे हैं। वो चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के कुछ कानून बनाया जाए और साथ ही साथ उनकी कुछ पूर्व मांगे थी जो केंद्र सरकार ने वादा किया था किसानों को कि लागू की जाएंगी, वो अभी तक लागू नहीं की गई हैं। इन पूर्व मांगों में क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहले है कि जो 2021-22 में ये आंदोलन हुआ था, इस समय जिन किसानों की मौत हुई थी उनको मुआवजा प्रदान किया जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही साथ उनके जो कर्ज हैं उनको माफ कर दिया जाए। लखीमपुर जो हिंसा भड़की थी और उस दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई थी उनके घर वालों को मुआवजा प्लस एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि 60 साल के ऊपर जितने भी किसान हैं उनको प्रतिमाह 10,000 रुपए की पेंशन प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से इनकी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जिनको लेकर के यह प्रदर्शन जारी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम धारा 144 के बारे में कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं और कौन इसको लागू कर सकता है और किन परिस्थितियों में लागू कर सकता है। यह आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक कानून है। अब इसको कब लागू किया जाएगा, इसको जिला मजिस्ट्रेट लागू कर सकता है, उप विभागीय मजिस्ट्रेट लागू कर सकता है या फिर राज्य सरकार द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को यह कहा जा सकता है कि यदि उस क्षेत्र में हिंसा भड़क रही है तो वह इस धारा 144 को लागू करे। यह किसी उपद्रव या घटना के संभावित खतरे के तत्काल मामले में लगाया जाता है, जिसमें खतरा क्या होता है, मानव जीवन से संबंधित खतरा यदि नजर आ रहा है, संपत्ति को यदि क्षति पहुंचाने हेतु खतरा नजर आ रहा है, देन इन स्थितियों में लगाया जा सकता है। मजिस्ट्रेट बिना किसी पूर्व सूचना के, ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट आपको बताएगा कि मैं धारा 144 लगाने जा रहा हूं, बिना किसी पूर्व सूचना के धारा 144 से संबंधित जो आदेश हैं वो पारित कर सकता है। अब बात तो ये हो गई कि आदेश पारित हो गए। आप सभी के मन में आएगा कि धारा 144 जब लग जाती है तब उस क्षेत्र में क्या चेंजमेंट हो जाते हैं। तो उस क्षेत्र में चेंजमेंट ये हो सकते हैं कि 4 लोग एक जगह गुट बना करके आपस में खड़े होकर के बातें नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि जो गुट बना करके जो राह या मशवरा है, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं लोग, इसके अंतर्गत आ जाता है धारा 144। साथ ही साथ जो असला, एक तरीके के जितने भी हथियार हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाएगा, यह यहाँ पर प्रतिबंध हो जाता है। साथ ही साथ जितने भी जो कानून है वो जिलाधिकारी के समकक्ष हो जाते हैं और साथ ही साथ प्रशासन को इंटरनेट बंद करने का पूरी तरीके से आदेश होता है, वह कभी भी इंटरनेट बंद कर सकता है। तो धारा 144 के अंतर्गत ये चीजें शामिल हो जाएंगी। आगे बात करें कि ये कब तक रहता है, यानी कि यदि इसे लागू कर दिया गया है तो कब रहेगा। यानी कि मान लीजिए धारा 144 आज लागू किया गया तो आज से 2 महीने तक यह रहेगा। ये एक इनिशियल स्टेज पर है। बहुत लंबा यदि खींचा जाएगा तो ये 6 माह तक चलेगा। लेकिन यदि परिस्थिति सामान्य लग रही है मजिस्ट्रेट को कि जो परिस्थिति है वो सामान्य हो गई है, इस स्थिति में इसे कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये 6 महीने तक रहेगा या 2 महीने तक रहेगा। ये मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। यदि उसको लगता है कि वहाँ उस स्टेट की स्थिति जो है सामान्य हो गई है, उस जगह की स्थिति सामान्य हो गई है, चीजें नॉर्मल हो गई हैं, तो यह इसे कभी भी हटा सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें कि धारा 144 के उल्लंघन पर क्या सजा हो सकती है। यदि कोई धारा 144 को सीरियसली नहीं ले रहा है, संगठन बना रहा है, ठीक है, नारेबाजियां कर रहा है, हथियार यदि ले जाता हुआ पकड़ा जाता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर एक लिखा है जमानत योग्य, ये नॉन बेलेबल कोई अपराध नहीं है, इसमें बेल हो सकती है, ठीक है। तो उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान है और आरोपी को 3 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों ही देना पड़ेगा। लेकिन ये जो इनको गिरफ्तार किया गया है ये जमानती वारंट, मतलब इनकी जमानत हो सकती है, ठीक है। नॉन बेलेबल ऐसा कोई अपराध नहीं है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। इससे संबंधित कुछ लोगों
ने न्यायालय का रुख किया, यानी कि उन्होंने बोला ये जो धारा 144 है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है। हमारे फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है, तो भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि 12 से 35 तक। इसी के बीच में आता है एक फंडामेंटल राइट जो खुद एक फंडामेंटल राइट है और इसके तहत हमारे फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा भी होती है, दैट इज आर्टिकल 32, जिसके तहत हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ लोगों ने इसका प्रयोग किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के तहत यहाँ पर कुछ 5 रिटें हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले लिए हैं और कौन कौन से केसेस रहे हैं, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है वर्ष 1967 में राम मनोहर लोहिया सर्वोच्च न्यायालय, इन्होंने ये कहा कि जो ये धारा 144 है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करी और आदेश दिया कि यदि नागरिक के एक समूह द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था को खुलेआम परेशान करने की अनुमति दी जाएगी तो कोई भी लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर धारा 144 जो है वो पूरी तरीके से लगाना सही है, यानी कि कोई एक अकेला व्यक्ति वो पूरी तरीके से लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहा है। हमारा आर्टिकल 19 है, 19 का भाग 2 ये क्या कहता है कि हम संगठित हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उपद्रव मचाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर उपद्रव, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना उनके भी कुछ दायरे हैं, उन दायरों में हमें फंडामेंटल राइट्स का पालन करना है, ठीक है। अब अगर किसी ने कह दिया कि हम एक जगह इकट्ठा होंगे, हमें बोलने का अधिकार है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भड़काऊ चीजें बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। उनके अंदर भी तो कुछ दायरे दिए गए हैं, उन्हीं दायरों में रह करके हमें कार्य करने हैं। तो यहीं पर वह बात की गई थी। दूसरा मामला था आपका मधु लिमय बनाम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मामला 1970 का, जहां पर इन्होंने बोला था ये जो धारा 144 है इसको नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा जो राइट है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो इस पर क्या कहा जाता है कि धारा 144 के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंधों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। और इन्होंने बोला था कि ये हमारे भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 है उसको वायलेट कर रहा है। तभी सरकार ने बोला कि इसको उल्लंघन हम नहीं मान रहे हैं। धारा 144 लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 के पार्ट 2 के तहत युक्त प्रतिबंधों के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, दैट इज युक्त प्रतिबंध, ठीक है, इसके अंतर्गत यह शामिल है। वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय ने रामलीला मैदान से हो रही भीड़ के खिलाफ धारा 144 लगाने के लिए सरकार की आलोचना की थी कि सोती हुई भीड़ पर धारा 144 नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, एक्शन नहीं लेना चाहिए। न्यायालय का मानना है कि इस तरीके के प्रावधान का उपयोग केवल गंभीर परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक जो शांति है वो बनी रहे और सार्वजनिक जो व्यवस्था है वो बनी रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि कोई शांतिपूर्ण ढंग से कोई आंदोलन चला रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी मांगे रख रहा है, उस स्थिति में धारा 144 लगाना वैध नहीं है। लेकिन यदि कोई हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उस पर क्षति पहुंचा रहा है, लोगों को क्षति पहुंचा रहा है, हमारी सड़कें, पुल, बसें, इनको क्षति पहुंचा रहा है, हथियारों का आदान प्रदान कर रहा है, गोलियां चला रहे, तो उस स्थिति में धारा 144 लगाना पूर्णतः सही है। तो ये था धारा 144 के बारे में जिस पर हमने बात करी। ये थी आज की महत्वपूर्ण न्यूज जिस पर हमने चर्चा करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।